अमूमन जब किसी वैश्विक संकट या पश्चिम एशिया में तनाव की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? कच्चे तेल की कीमतें, है ना? हाँ बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे या फिर शेयर बाजार गिर जाएगा। सही कहा। और अक्सर चर्चा यहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो तेल के कुओं और शेयर बाजार के ग्राफ से निकलकर सीधा एक आम इंसान की भोजन की थाली तक पहुंच रहा है। ये बहुत ही सच है। अक्सर भू राजनैतिक संकटों के इस पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोगों को लगता है कि मध्य पूर्व का तनाव सिर्फ ऊर्जा का संकट है, लेकिन असल में यह वैश्विक कृषि और पूरी दुनिया के पेट भरने की क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ खतरा बन चुका है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर लाल सागर यानी रेड सी में जहाजों के मार्ग बदलने जैसी घटना, हाँ, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। जी, कैसे वो घटना भारत के किसी राज्य में बैठे किसान की खड़ी फसल को बर्बाद कर रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये वैश्विक सप्लाई चेन किसी मशीन के पुर्जों की तरह नहीं है, बल्कि ये इंसानी शरीर के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तरह है। ओह, ये एक दिलचस्प तुलना है ना? इस सिस्टम में स्वेज नहर एक मुख्य धमनी या मेजर आर्टरी की तरह काम करती है। अब मान लीजिए कि वो धमनी अचानक ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? शरीर के जो अंग उस धमनी पर निर्भर हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। एकदम सही। कृषि के मामले में हमारे खेत वो अंग है और विदेशी उर्वरक या फर्टिलाइजर वो ऑक्सीजन है। एक धमनी ब्लॉक हुई और खेतों का दम घुटना शुरू हो गया। कि बस कुछ अतिरिक्त जहाज लगाकर इसे सुलझा लिया जाए। काश ये इतना आसान होता। बिल्कुल। ये एक ऐसा जैविक और आर्थिक संकट है जिसका असर उन लोगों तक पहुंचेगा जिनका वैश्विक कूटनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये संकट समुद्र की लहरों से उठकर सीधे खेतों की मिट्टी की उर्वरता पर प्रहार कर रहा है। तो चलिए कृषि पर मंडराते संकट की जड़ों को समझने के लिए सबसे पहले विश्व मानचित्र पर नजर डालते हैं। हाँ, ये डोमिनो इफेक्ट असल में शुरू कहाँ से होता है, ये देखना दिलचस्प है। ये पूरी गड़बड़ी असल में नक्शे के एक बहुत छोटे से हिस्से से शुरू होती है। लेख के अनुसार लाल सागर और होर्मुज जल संधि मध्य में जो संघर्ष चल रहा है, उसके कारण मालवाहक जहाजों को स्वेज नहर का अपना नियमित रास्ता छोड़ना पड़ा है। और स्वेज नहर वो रास्ता है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को जादुई रूप से कम कर देता है। जी, और क्योंकि ये रास्ता अब सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए इन विशाल मालवाहक जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा चक्कर नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस नए रास्ते से यात्रा की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर बढ़ गई है। बाप रे, 6000 किलोमीटर? हाँ, और 6000 किलोमीटर का सीधा मतलब यह है कि माल पहुंचने में कम से कम 12 से 15 दिन की अतिरिक्त देरी हो रही है। अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो भारत अपने तैयार उर्वरकों और कच्चे माल का 25 से 30% हिस्सा पश्चिमी एशियाई देशों से ही आयात करता है। बिल्कुल, जॉर्डन, मोरक्को, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों से। हाँ, अब लेख में एक बहुत ही खास कच्चे माल का जिक्र है, रॉक फॉस्फेट। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। रॉक फॉस्फेट नाम सुनने में किसी पत्थर जैसा लगता है, लेकिन खेती के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रॉक फॉस्फेट असल में वो कच्चा माल है जिससे फास्फोरस आधारित उर्वरक बनाए जाते हैं, जैसे कि डीएपी। अच्छा। अगर हम इसके विज्ञान को समझें तो पौधों को बढ़ने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। फास्फोरस पौधे की जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो मतलब बिना इसके जड़ें नहीं बनेंगी? बिल्कुल नहीं। अगर मिट्टी में रॉक फॉस्फेट से बना उर्वरक नहीं होगा तो पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, और अगर जड़ें कमजोर हैं तो पौधा मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्व खींच ही नहीं पाएगा। ओह, यानी पौधा एक तरह से प्यासा ही रह जाएगा, भले ही खेत में कितना भी पानी क्यों ना हो। एकदम सही। रॉक फॉस्फेट के बिना फसल की नींव ही कमजोर रह जाएगी, और इसी रॉक फॉस्फेट को लेकर जहाज 15 दिन की देरी से चल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ एक और पेंच है। दूरी और समय का ये जो नया गणित बन रहा है, वो केवल ईंधन की खपत नहीं बढ़ा रहा है। मतलब सिर्फ तेल का खर्च नहीं बढ़ रहा। हाँ, ये बहुत ही सतही सोच होगी कि जहाज ज्यादा चलेंगे तो सिर्फ तेल का खर्च बढ़ेगा। ये ऑपरेशनल कॉस्ट यानी परिचालन लागत को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां से पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। कैसे? 15 दिन एक्स्ट्रा चलने का मतलब है जहाज के चालक दल का अतिरिक्त वेतन,
उस लंबे और खतरनाक समुद्री रास्ते का अतिरिक्त बीमा प्रीमियम। ओहो, बीमा तो बहुत महंगा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, कंटेनरों का ज्यादा समय तक फंसा रहना। जब कंटेनर 15 दिन एक्स्ट्रा समुद्र में रहते हैं तो दुनिया भर में खाली कंटेनरों की भारी कमी हो जाती है। तो जाहिर है उनका किराया आसमान छूने लगेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या 15 दिन की देरी वास्तव में इतनी विनाशकारी हो सकती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है, अगर किसी घर का महीने का राशन आने में 2 हफ्ते की देरी हो जाए तो जाहिर है बजट बिगड़ेगा, थोड़ी परेशानी होगी, आस पड़ोस से कुछ उधार लेना पड़ेगा, पर काम चल जाएगा। हाँ, इंसान एडजस्ट कर लेता है। तो क्या 15 दिन एक राष्ट्रीय कृषि ढांचे को वाकई इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि हम इसे एक संकट कहें? इसका जवाब कृषि के बुनियादी विज्ञान में छिपा है। एक घर का राशन और एक खेत की फसल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक या मौसम का चक्र। अच्छा। खेती कोई फैक्ट्री की मशीन नहीं है जिसे जब चाहे बटन दबाकर चालू या बंद कर दिया जाए। ये पूरी तरह से समय और मौसम की पाबंद होती है। सही बात है। देखिए, पौधे के विकास में एक विशिष्ट विंडो या समय सीमा होती है। बुवाई के बाद एक ऐसा हफ्ता आता है जब पौधे को नाइट्रोजन या फास्फोरस की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। और अगर उस वक्त उसे वो ना मिले? अगर उस 10 दिन की विंडो में किसान को उर्वरक नहीं मिला तो वो 15 दिन बाद आने वाले जहाज के उर्वरक का क्या करेगा? तब तक वो अनुकूल समय निकल चुका होगा। बाप रे, तो क्या पौधा मर जाएगा? पौधा मरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जब फसल कटने का समय आएगा तो किसान देखेगा कि गेहूं की बालियों या धान के छिलकों के अंदर दाना ही नहीं भरा है, वो खाली रह जाएंगे। ओह, ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। इसलिए कृषि में 15 दिन की देरी का मतलब सिर्फ 15 दिन का इंतजार नहीं है। इसका मतलब पूरी एक फसल के उत्पादन का आधा रह जाना हो सकता है। जहाज का लेट होना सीधे खेत में बालियों के खाली रह जाने से जुड़ा है। अब लेख के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि ये देरी किसानों को दोनों तरफ से मार रही है। हाँ, इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ से। बिल्कुल। एक तरफ वो जो किसान खरीदते हैं यानी इनपुट कॉस्ट, और दूसरी तरफ वो जो किसान बेचते हैं। इनपुट की लागत के जो आंकड़े हैं वे चौंकाने वाले हैं। क्रॉप लाइफ इंडिया के अनुमान काफी डराने वाले हैं। हाँ, कच्चे माल की सप्लाई बाधित होने से कीटनाशकों के उत्पादन की लागत 20 से 25% तक बढ़ सकती है। एक चौथाई का सीधा उछाल। और इतना ही नहीं, अस्थिर तेल की कीमतों के कारण खेती की सामान्य परिचालन लागत में भी 5 से 7% की वृद्धि हो सकती है, जैसे ट्रैक्टर चलाना या डीजल पंप चलाना। और ये वो हिस्सा है जहां किसान अपनी जेब से पैसा लगा रहा है। लागत बढ़ गई है, लेकिन असली तबाही आउटपुट की तरफ है, जहां से उसे अपनी मेहनत का फल मिलना है। बिल्कुल। भारत पश्चिमी एशिया और अन्य देशों को बहुत सी कृषि सामग्री निर्यात करता है, जिसमें बासमती चावल प्रमुख है। हाँ, बासमती तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। अब इन निर्यातों पर शिपिंग के वॉर रिस्क प्रीमियम का भारी दबाव पड़ रहा है। युद्ध क्षेत्र के पास से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा इतना महंगा हो जाता है कि भारतीय बासमती चावल वैश्विक बाजार में अचानक बहुत महंगा हो जाता है। और जाहिर है उसकी मांग गिरने लगती है। लेकिन ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का हाल। पेरिशेबल गुड्स। हाँ, लेख बताता है कि महाराष्ट्र के अंगूर और अनार और कर्नाटक के अंजीर जैसे फल बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं और वो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। भाई, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों का कंटेनर 15 दिन लेट होता है तो वो बस लेट होता है। टीवी स्क्रीन 15 दिन बाद भी टीवी ही रहेगी। हाँ, टीवी सड़ेगा नहीं। लेकिन कर्नाटक के किसानों के अंजीरों का बंदरगाह पर खड़े खड़े सड़ना, ये एक अजीब सी भू राजनीतिक विडंबना है। एक किसान ने कितनी मेहनत से उन अंजीरों को उगाया होगा। सही बात है। और सिर्फ इसलिए कि दुनिया के किसी कोने में कोई नहर बंद है, उसकी पूरी फसल कचरा बन रही है। तापमान के प्रति संवेदनशील इन कंटेनरों में थोड़ी सी भी देरी का मतलब है 100% नुकसान। और इस नुकसान की भरपाई लगभग असंभव है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि देश में बीजों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन क्या ये आश्वासन काफी हैं? देखिए, हमें भारतीय कृषि क्षेत्र की जमीनी सच्चाई को देखना होगा। भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक असंगठित है। हाँ, यहाँ छोटे किसान ज्यादा हैं। बिल्कुल, यहाँ बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स के बजाय छोटे और सीमांत किसान ज्यादा है, जिनके पास 1 या 2 एकड़ जमीन होती है। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी 15 दिन की देरी या 20% लागत वृद्धि का झटका आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। उनके पास तो नकदी का बफर होता है। हाँ,
लेकिन एक छोटा किसान जो अगली फसल बोने के लिए पिछली फसल की कमाई पर निर्भर है, उसके लिए ये मार्जिन खत्म होने का मतलब है सीधा कर्ज के जाल में फंसना या दिवालियापन। बहुत ही हताश करने वाली स्थिति है। असंगठित होने के कारण ही ये क्षेत्र बाहरी झटकों के प्रति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाता है। और ये स्थिति सिर्फ भारत के बंदरगाहों या खेतों तक सीमित नहीं है। अगर इस परिप्रेक्ष्य को थोड़ा और बड़ा करें तो यह एक वैश्विक खाद्य संकट की घंटी है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियां बहुत स्पष्ट हैं। लेख में जिक्र है कि यह 2022 के यूक्रेन संकट की याद दिलाता है। उस समय भी दुनिया ने देखा था कि कैसे एक संघर्ष ने वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति यानी फूड इन्फ्लेशन की एक नई लहर पैदा कर दी थी। इतिहास वास्तव में खुद को दोहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का एक बहुत ही स्पष्ट अनुमान है। क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि अगर लाल सागर और पश्चिम एशिया में यह तनाव लंबा खिंचता है तो वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में 8 से 12% तक की भारी वृद्धि हो सकती है। 8 से 12% की वृद्धि, ये सुनने में शायद किसी शेयर की कीमत बढ़ने जैसा लगे, लेकिन जब बात खाने की हो तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की एक बेहद गंभीर चेतावनी भी जुड़ी है। अच्छा। उनका कहना है कि अगर उर्वरक की आपूर्ति में 15% की गिरावट आती है तो वैश्विक चावल और गेहूं के उत्पादन में 4% की गिरावट आ सकती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब कोई 4% सुनता है तो पहली नजर में लगता है अरे सिर्फ 4% तो कम हुआ है। हाँ, लोग सोचते हैं 96% अनाज तो दुनिया के पास है। बिल्कुल, देखने में ये गिरावट बहुत मामूली लगती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चावल और गेहूं के लिए इस 4% का असल अर्थ क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये 4% एक बहुत ही भ्रामक आंकड़ा है जो असल में एक डरावनी सच्चाई को छुपाता है। कैसे? देखिए, दुनिया की 8 अरब की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने दैनिक भरण पोषण के लिए मुख्य रूप से इन्हीं 2 अनाजों पर निर्भर है, चावल और गेहूं। हाँ, तो जब हम वैश्विक उत्पादन में 4% की कमी की बात करते हैं तो हम करोड़ों मीट्रिक टन अनाज की बात कर रहे हैं। हो, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा रखा हुआ अनाज नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये वो अनाज है जो करोड़ों लोगों की रोजाना की थाली में जाने वाला था। और सबसे बड़ी बात, अर्थशास्त्र में इसे मार्केट पैनिक या बाजार की घबराहट कहते हैं। मार्केट पैनिक, ये कैसे काम करता है यहाँ? जब दुनिया को पता चलता है कि अनाज में 4% की कमी आने वाली है तो कीमतें सिर्फ 4% नहीं बढ़ती, कीमतें 40 से 50% तक उछल जाती हैं। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि देश घबरा जाते हैं, वे अपने नागरिकों के लिए अनाज जमा करने लगते हैं, निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा देते हैं ताकि उनका अनाज देश से बाहर न जाए। और बड़े व्यापारी जमाखोरी शुरू कर देते होंगे? एकदम सही। तो असल कमी सिर्फ 4% की थी, लेकिन इंसानी घबराहट और नीतियों के कारण बाजार से अनाज अचानक गायब हो जाता है। यही वो डोमिनो इफेक्ट है जो एक छोटे से सप्लाई झटके को एक वैश्विक भुखमरी के संकट में बदल देता है। बिल्कुल। ये मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। एक तरफ मालवाहक जहाज अफ्रीका का चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ किसी गरीब देश में रोटी के दाम रातों रात दोगुने हो रहे हैं, क्योंकि बड़े देशों ने घबराहट में अनाज का निर्यात रोक दिया है। अब इतनी गंभीर चेतावनियों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पूरी दुनिया बस इन युद्ध के बादलों के छंटने का इंतजार करने को मजबूर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या हम बस बैठकर यही देख सकते हैं कि कब कोई जलडमरू मध्य खुलेगा और कब सप्लाई नॉर्मल होगी? सौभाग्य से हमारे पास कुछ उपाय हैं। जी, राहत की बात यह है कि इस लेख के लेखक प्रेम प्रकाश जी केवल समस्या गिनाकर नहीं रुकते, वे कुछ बेहद ठोस और दीर्घकालिक बदलावों का सुझाव देते हैं। चलिए उन रणनीतिक समाधानों पर बात करते हैं। हाँ, पहला सुझाव है राजनयिक विविधीकरण या डिप्लोमैटिक डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अपनी सप्लाई चेन के लिए किसी एक क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर न रहना, है ना? बिल्कुल। पश्चिमी एशिया पर जो अत्यधिक निर्भरता है उसे कम करना होगा। लेखक का सुझाव है कि रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति समझौते किए जाने चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मेरा मतलब है, अगर आज लाल सागर बंद हो गया तो क्या कोई देश रातों रात रूस से नई सप्लाई लाइन शुरू कर सकता है? कूटनीति में तो सालों लग जाते हैं। आपका ये तर्क बिल्कुल सही है। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है और इसीलिए इसे दीर्घकालिक रणनीति कहा गया है। अच्छा, मतलब भविष्य की तैयारी।
हाँ, विविधीकरण का मतलब यह नहीं है कि संकट आने पर आप नया पार्टनर ढूंढें। इसका मतलब है कि शांति के समय में ही आपके पास प्लान बी और प्लान सी तैयार होना चाहिए, ताकि अगर एक दिशा से रास्ता बंद हो तो हमें पहले से पता हो कि दूसरी दिशा से माल कैसे मंगाना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा बड़ा और बहुत ही दिलचस्प सुझाव है घरेलू नवाचार, यानी डोमेस्टिक इनोवेशन। लेख में स्वदेशी विकल्पों पर बहुत जोर दिया गया है, विशेष रूप से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर। हाँ, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। हमेशा दूसरों के रॉक फॉस्फेट या यूरिया पर निर्भर क्यों रहें? मैं इसके विज्ञान को थोड़ा समझना चाहूंगा। ये नैनो उर्वरक पारंपरिक खाद की बोरियों से अलग कैसे हैं और ये आयात पर हमारी निर्भरता को कैसे कम कर सकते हैं? ये भारतीय कृषि विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, पारंपरिक यूरिया आमतौर पर सफेद दानों के रूप में आता है, जिसे 50 किलो की बोरियों में खेतों में फेंका जाता है। हाँ, मैंने देखा है। इसका नुकसान ये है कि जब किसान इसे मिट्टी में डालता है तो आधा यूरिया या तो हवा में उड़ जाता है या पानी के साथ बहकर जमीन के नीचे चला जाता है। ओह, मतलब पौधे को पूरा मिलता ही नहीं है। पौधे को इसका सिर्फ 30 से 40% ही मिल पाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया आयात करना पड़ता है। हाँ, बर्बादी बहुत है। इसके विपरीत नैनो यूरिया एक तरल या लिक्विड फॉर्म में होता है। आधा लीटर की एक छोटी सी बॉटल एक पूरी 50 किलो की बोरी के बराबर काम करती है। अरे वाह, सिर्फ आधी लीटर की बॉटल? हाँ, इसे मिट्टी में डालने के बजाय पानी में मिलाकर सीधे पौधे के पत्तों पर स्प्रे किया जाता है। पत्ते इसे तुरंत सोख लेते हैं। इसमें बर्बादी न के बराबर होती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब बर्बादी कम होगी तो कुल खपत कम होगी, और जब खपत कम होगी तो विदेशों से मंगाने वाले जहाज़ों की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। ये सीधा सीधा आयात को कम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये तो वाकई गेम चेंजर तकनीक है। आधी लीटर की बोतल 50 किलो की बोरी को रिप्लेस कर रही है। इसी से जुड़ा तीसरा सुझाव है आत्मनिर्भरता। हाँ, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना। बिल्कुल, घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाना और जैविक या ग्रीन उर्वरक विकल्पों को बड़े पैमाने पर अपनाना। अगर मिट्टी को पोषण घर के ही स्रोतों से मिल जाए तो सुएज नहर में क्या हो रहा है इसका असर खेतों पर नहीं पड़ेगा। एकदम सही बात है। अब आते हैं चौथे और आखिरी सुझाव पर, जो है आधुनिकीकरण या कृषि सप्लाई चेन का डिजिटाइजेशन। लेख कहता है कि वैश्विक झटकों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल रूप से जोड़ना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। डिजिटाइजेशन सुनने में बहुत आधुनिक और फैंसी शब्द लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। क्या डिजिटाइजेशन वास्तव में बंदरगाह पर सड़ते हुए अंगूरों और अंजीरों को बचा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब संदेह है ना? जब जहाजों का रास्ता ही भौतिक रूप से बंद हो गया है, जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई मोबाइल ऐप या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कर लेगा? क्या कोई ऐप जहाजों को हवा में उड़ा कर लाएगा? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और यह संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है कि सॉफ्टवेयर से भौतिक जहाज कैसे चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम कृषि सप्लाई चेन में आधुनिकीकरण या डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य जहाज़ों को उड़ाना नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है भविष्यवाणी और रूटिंग। भविष्यवाणी मतलब? डिजिटलाइजेशन हमें ब्लाइंड स्पॉट से बचाता है। मान लीजिए कि लाल सागर में तनाव की पहली खबर आती है। आज की पारंपरिक व्यवस्था में क्या होगा? किसान माल भेज देगा। हाँ, कर्नाटक के किसान को 15 दिन बाद पता चलेगा कि उसका अंजीर से भरा कंटेनर बंदरगाह पर सड़ गया क्योंकि जहाज आया ही नहीं। ये तो अभी हो रहा है। लेकिन एक पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक सप्लाई चेन में जैसे ही लाल सागर में कोई घटना होगी, सिस्टम तुरंत गणना कर लेगा कि कौन सा जहाज लेट होने वाला है। अच्छा। किसान या सप्लायर के पास कंटेनर बंदरगाह भेजने से पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि अभी बंदरगाह पर माल भेजना बेवकूफ़ी है। तो वो माल भेजेगा ही नहीं। बिल्कुल। ऐसे में सॉफ्टवेयर तुरंत उस माल को किसी पास के आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की ओर मोड़ देगा या उसे घरेलू बाजार में सप्लाई करने का विकल्प दे देगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। डिजिटलाइजेशन समय बचाता है। यह आपको नुकसान होने से पहले कदम उठाने की ताकत देता है, और पेरिशेबल गुड्स के मामले में समय ही पैसा है और समय ही भोजन है। ये नजरिया तस्वीर को पूरी तरह बदल देता है। तो डिजिटलाइजेशन हमें जहाज उड़ाने की शक्ति नहीं देता, लेकिन ये हमें सूचना की शक्ति देता है। एकदम सही। जिससे हम 100% होने वाले नुकसान को बचाकर किसी सुरक्षित विकल्प की ओर मुड़ सकते हैं।
ये वास्तव में एक बहुत ही तार्किक समाधान है। हाँ, ये सभी समाधान मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के सार को समेटें तो आज हमने एक बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाली यात्रा तय की है। हमने देखा कि कैसे पश्चिम एशिया के जलडमरू मध्य में उठी कूटनीतिक और सैन्य लहरें स्वेज नहर के ब्लॉक होने का कारण बनती हैं। फिर कैसे जहाज केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाते हैं और ये 15 दिन की देरी कैसे पौधों की बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल। और ये यात्रा खेतों पर ही नहीं रुकती। ये रॉक फॉस्फेट की कमी से लेकर खाली अनाज की बालियों और अंततः वैश्विक बाजार में पैदा होने वाली घबराहट तक जाती है। हाँ, वो डोमिनो इफेक्ट। ये पूरी श्रृंखला ये साबित करती है कि बिना रणनीतिक भंडारण, स्वदेशी नवाचार और व्यापार मार्गों के कूटनीतिक विविधीकरण के दुनिया की खाद्य व्यवस्था एक बहुत ही नाजुक धागे पर लटकी है। बहुत ही नाजुक। ये संकट केवल जहाजों के ईंधन जलने का नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसान के अस्तित्व और उसकी थाली का संकट है। एकदम सही कहा आपने। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जिस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सके। बिल्कुल। इतिहास की किताबों में हमने हमेशा यही पढ़ा है कि दुनिया के बड़े युद्ध जमीन के टुकड़ों के लिए, संसाधनों के लिए, तेल के कुओं के लिए या पानी के लिए लड़े जाते हैं। हाँ, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की इस सप्लाई चेन की जटिलता को देखकर एक डरावना सवाल मन में आता है। अगर भविष्य के युद्ध जमीन या पानी के लिए नहीं बल्कि बुनियादी उर्वरकों की सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के लिए लड़े गए तो क्या होगा? ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या कोई देश वास्तव में खुद को सुरक्षित और अपनी खाद्य सुरक्षा का दावा कर सकता है यदि उसे अपनी ही मिट्टी को जिंदा रखने के लिए, उसे पोषण देने के लिए हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप की बदलती भू राजनीति और कूटनीति पर निर्भर रहना पड़े? शायद नहीं। क्या यह संभव है कि भविष्य की असली खेती ट्रैक्टरों से खेतों में कम और कूटनीतिक मेजों पर ज्यादा तय होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत हथियार बनाने में नहीं है तो किसमें है? दुनिया का पेट भरने की क्षमता को अपने नियंत्रण में रखने में है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरी चर्चा रही। अगली बार जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय नहर के बंद होने या जहाजों के रास्ता भटकने की खबर सामने आए तो उसे सिर्फ नक्शे की एक लाल रेखा की तरह नहीं बल्कि उस किसान की नज़र से देखा जाना चाहिए जो अपनी फसल की जड़ों को मजबूत करने के लिए समय से लड़ रहा है। बिल्कुल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और परतों को खोलने वाली चर्चाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सवाल पूछते रहिए और जानकारी की गहराई में